नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं यूएसए से। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को प्रणाम और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी समझाइए हमारे दर्शकों को, जो बड़े उतावले रहते हैं ये जानने के लिए कि वॉशिंगटन इस समय क्या सोच रहा है, किस ऊहापोह की स्थिति में है और क्यों नहीं टॉक्स हो पाई। एक बार तो कहा गया कि बस जेडी वांस और उनके दामाद साहब और वार्ताकार तीनों रवाना ही होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद रवानगी भी टल गई, बातचीत भी रद्द हो गई। अब सुन रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद जा रहे हैं। माजरा क्या है पूरा, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक अजीत डोभाल जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। ऐसे ये पुराना स्टेटमेंट हमारे शास्त्रों से भी है कि अगर आपको दुश्मन का मनोबल तोड़ दे तो बस उतना ही आपको अचीव करना है, मनोबल तोड़ देना है। देखिए, अंग्रेज और मुसलमान भारत का मनोबल नहीं तोड़ पाए, तो योगी जी का एक स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई आप हिंदू बन जाओ, हिंदू राष्ट्र तो है ही, बेसिक है। तो ये इन लोगों के साथ हो गया है। मैंने आपको पहले से बताया था कि सीज फायर होके रहेगी पहले पहले राउंड के बाद। अब इजराइल परमिशन मांग रहा है यूएस से। इसके पहले परमिशन नहीं मांगी अटैक करने की, अब परमिशन मांग रहा है। उसको मालूम है तेल अवीव में क्या हुआ, वीडियोस हमारे पास नहीं है। यूएई लोन मांग रहा है, बंद कर दिया यूएई। अब यूएई को अगर अमेरिका खो देगा तो उसका सारा डीप स्टेट फंडिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा पूरे रीजन में। तो द कॉस्ट ऑफ वॉर हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। और यहीं पे ईरान ने एक तरीके से, हम लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमसे मिलिट्री साइड से देख रहे हैं कि मिलिट्री साइड में उसने चेकमेट दिया है। यहाँ पे उसने भारतीय नेवी को मना नहीं किया कि उसको मालूम है कि भारतीय नेवी पहुंचेगी उसके बेस के ऊपर। 1941 का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वॉर 2 का रिकॉर्ड है कि भारतीय सेना लैंड करी थी खड़ग आइलैंड पे। वो तब भी वो वैसे ही डिफेंडेड था, मतलब उस समय के हिसाब से। तो उनको मालूम है कि ये लोग उतरेंगे, अगर हमने ज्यादा पंगा लिया तो उतरेंगे। उनको ये कंफर्मिटी है कि अमेरिका उतरेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी सडनली बोल रहे हैं मेरा कोई प्लान ही नहीं था न्यूक्लियर अटैक करने का, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस ने अपोज किया उनको। आप न्यूक्लियर कोड यूज नहीं करेंगे। उन्होंने दिखाया कि वॉर गेमिंग में अमेरिकन जनरल्स प्रोफेशनल तो डेटा देंगे, उनको डेटा बहुत होता है, डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है। अमेरिकन फोर्सेस सिर्फ डेटा देती हैं कि ये ऑप्शन है सर आपके सामने, इसमें इतना नुकसान है, इसमें इतना नुकसान है, इसमें इतना नुकसान है, आप चूज कर लीजिए। जी जी।
जी। तो किसी का नुकसान नहीं होता अगर यहाँ पे कहीं पे जो तो वंस द सीज फायर इज रीच्ड, तो उसके बाद वापस शुरू करना बहुत मुश्किल बात है। और दूसरा, पाकिस्तान का रोल भी बड़ा संदेहास्पद है, क्योंकि पाकिस्तान का आप रोल देखें तो वो गिड़गिड़ा के दोनों साइड को किसी भी तरह बातचीत के लिए लाना चाहता है, क्योंकि यहीं पे उसका जियोपॉलिटिकल रिवाइवल है। उसको मालूम है कि अगर उसको रेलेवेंट रहना है, क्योंकि इसके बाद कोई युद्ध बचा नहीं है इस एरिया में, तो पाकिस्तान का रेलेवेंस जीरो होने वाला है। तो उसको बीच में आके, जैसे उसने अमेरिका को प्रॉमिस किया, वो किसी तरह इनको लेकर आएंगे, ला नहीं पा रहा है, बिकॉज इरानियंस डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज, दे कंसिडर हिम टू क्लोज टू यूएसए, वो नेचुरल है। और अमेरिकन डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी बिकॉज दे हैव टू क्लोज कनेक्शन विद आईआरजीसी। और तो इसीलिए इसको चूज किया गया। ये बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यही है मजबूरी का नाम पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस इसी में है कि अगर वो इस युद्ध में वो बीच में हमेशा रहे, ये युद्ध खत्म नहीं करेगा, वो रहेगा बीच में, एंड दैट इज द वे बोथ पार्टीज विल पे हिम फॉर दैट। ये उसका रेलेवेंस है। ईरान से उसको पेमेंट मिलेगा थ्रू चीपर ऑयल, और अमेरिका से पेमेंट मिलेगा थ्रू आईएमएफ लोन्स। जैसे उसने एक लोन पे कर दिया फटाफट, दोनों साइड से पैसा कमा के। सऊदी अरेबिया को डरा के रखा कि ईरान पे अटैक करेगा तो हम आपको बचाएंगे। कतर को बोला, तो वेरेवर अमेरिकन्स आर वेकेटिंग, दे आर ट्राइंग टू पुट देयर ओन, बोलते हैं ना, पॉन इन दोज कंट्रीज। ये पूरा गेम प्लान है। अमेरिकन को समझ में आता है, ऐसा नहीं कि उनको दिख नहीं रहा है, सब कुछ दिख रहा है उनको डेटा भी मालूम है पाकिस्तान के बारे में, ईरानियन को भी मालूम है। लेकिन इसीलिए व्हाइट हाउस में कंफ्यूजन ज्यादा है कि ये बोल रहा है पीस करा देंगे और आपकी एग्रीमेंट मान जाएंगे, और ईरानियन और जो इजरायलीज हैं वो इनको ट्रस्ट नहीं करते, इजरायलीज वांट टू अटैक। तो इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा है व्हाइट हाउस में। इसलिए बार बार मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ने वाला हूँ, मेरा 1 मिनट पे प्लेन उड़ने वाला है, 1 घंटे में उड़ने वाला है। जेडी वांस तो प्लेन के अंदर बैठ के भी वापस आ गए। तो दिस इज द कॉमेडी गोइंग ऑन। लेकिन ये अल्टीमेटली पीस ट्रीटी की तरफ जा रहा है, और टेम्परेली इसराइल को सेटबैक होगा, बिकॉज इसराइल के फेवर में युद्ध करना फेवर में है, लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ये बताइए, इजराइल के ही एक एक्सपर्ट ने ये खुलासा किया कि अमेरिका पाकिस्तान को बीच में क्यों डाल रहा है। उसका कहना ये है कि एक तो जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति हो ऐसा देश काम नहीं करेगा, उनका इशारा भारत की तरफ था। दूसरे ये कि यस मैन चाहिए। तीसरा ये कि अगर जरूरत पड़े तो पीछे से लात भी खा सके। तो ये सारी क्वालिटी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो ग्लोबल हीरा मंडी है, आपको मालूम ही है। तो वहां पे चाइना भी हाथ धो के जाता है, अमेरिका भी हाथ धो के जाता है, रशिया भी हाथ धो के जाता है, और भारत तो पीटता है। तो सब तरफ से पीटते हैं। देखिए, ये उनसे मैं एग्री करूंगा और थोड़ा सा डिफर भी करूंगा। मेरे हिसाब से मैं इसलिए डिफर करूंगा इजरायली रिपोर्ट से कि पाकिस्तान का यूसेज इज प्योरली फॉर मिलिट्री पर्पसेस फॉर अमेरिकन, प्योरली टू कॉर्नर ईरान फ्रॉम द ईस्ट। दूसरा, क्योंकि उसको नूर खान बेस चाहिए। नूर खान पे अमेरिका अपने B-61 बॉम्ब्स रखता था, उसी को निकाल रहे हैं। 22 प्लेन उतरे हैं वहां पे, C-17s। ऐसा तो नहीं टैंक्स लेके उतरे होंगे वहां पे, पाकिस्तान से तो टैंक्स की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट बॉर्डर विद ईरान इज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स। आप लड़ नहीं सकते वहां पे। मैंने उसको बलूचिस्तान की तरफ से लड़ नहीं सकते, क्योंकि बलूचिस्तान आर्मी इटसेल्फ विल बी द फर्स्ट फाइटर। ओके, तो इसलिए इट इज नॉट बिकॉज, तो उसका पाकिस्तान के 3 यूसेज है अमेरिका के लिए। एज ए मिलिट्री बेस, दूसरा उनका है एज ए, आपने बिल्कुल सही बोला कि कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, क्योंकि अमेरिकन को आपको मालूम है कंट्रोल फ्रीक होते हैं सारे, इजीली कंट्रोल्ड। और तीसरा है उसके क्लोज कनेक्शन से आईआरजीसी के साथ, विच इज द एक्चुअल कम्बैटेंट फ्रॉम ईरान। और लेकिन देखिए क्या है, ईरान
को मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो 1100 साल की इस्लामिक कन्वर्जन फैक्ट्री है। उनका जो ओल्ड ज़ोरोस्ट्रियन है, उसके विरुद्ध ईरान ने बहुत काम किया है। जो हमारे से कनेक्टेड है, पारसी पीपल, वो हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो अग्नि, वरुण, इनके उपासक हैं, जो हमारे साथ कनेक्टेड है। उस एंशिएंट सिविलाइजेशन को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है ईरानियन गवर्नमेंट। तो और उसके विरुद्ध पाकिस्तान भी काम करता है। पाकिस्तान भी अपने हिंदुओं के विरुद्ध काम करता है, जो उससे बने हुए हैं। तो अमेरिका डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान एज मच एज दे पाकिस्तान वुड वांट देम टू बी, क्योंकि उनको पुरानी हरकतें मालूम है। इसका आउटकम ये आने वाला, मैंने पिछले शो में आपके हिंट किया था कि जियाउल हक, ये नाम लिया था मैंने, बस वही इसका आउटकम होने वाला है एक समय में जाके। और दूसरा, ईरान इज नॉट एज पावरफुल एज पाकिस्तान मिलिटरली, मतलब ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, बट their resolve to fight and take a concluding fight is higher than Pakistanis. तो उनको मालूम है कि भारत को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इस समय। भारत को अगर कुछ करना पड़ेगा तो पूरा अमेरिका उखड़ जाएगा। अभी जैसे कल एक स्टेटमेंट आया था अमेरिकन का कि इंडिया विल नॉट एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान अनलेस अंटिल अमेरिकन फोर्सेस आर देयर। टोटल झूठ स्टेटमेंट है। सिंदूर में तो अमेरिकन ही बैठे हुए थे, तो सिंदूर में, है ना, तो भारत ने एक्ट किया। तो भारत इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी देखिए भारत की ट्रेजेक्टरी बदल चुकी है। अब भारत 2047 की तरफ देख रहा है, एंड एज ए वायबल ऑल्टरनेटिव टू ग्लोबल पोल्स ये देख रहा है। तो भारतीय स्ट्रेटेजी विल एनकम्पास इजराइल ऑल्सो इन द वेस्ट। मैं ऐसा देख रहा हूं। आप देखिए, हम हर 6 हफ्ते में एक शिप ऐड कर रहे हैं, और इस बार हमने ताकत भी दिखा दी अपने शिप्स की। आईएनएस सूरत गया तो सब चुप हो गए, बिकॉज इट वॉज कंट्रोलिंग द बैटलफील्ड इन 450 किलोमीटर रेडियस। और उसके पीछे शिवालिक खड़ा हुआ था, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इट इज वन ऑफ द बेस्ट शिप्स। इस बयान से ये भी पता लगता है कि वहां बहुत सारे जोकर बैठे हुए हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट रीट्वीट की, जो उनका अपना ट्रूथ वाला है, जिसमें लिखा था कि भारत और चीन जो है वो नरक की तरह है। ये बकवास पोस्ट रीपोस्ट करने की क्या जरूरत थी? और इससे क्या मिल गया डोनाल्ड ट्रंप को? और उसके बाद फिर सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं, भारत महान देश है, वहां मेरा दोस्त जो है प्रधानमंत्री है। आप इस तरह की हरकतें करते ही क्यों हैं? इतने हल्केपन में ट्वीट और रीट्वीट क्यों कर देते हैं? देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस का इतिहास देखिए। वो, उनको लगता है बिजनेस चला रहे हैं, देश नहीं चला रहे हैं, है ना। वो बिजनेस में चलता है कि आप अपने अपोजिशन पार्टी को थोड़ा थोड़ा चीटी मारें, उसको उकसाएं, गलती करे कुछ, है ना, ऐसी बकवास कर करके। और उसको मालूम है कि अमेरिकन ट्वीट्स का, अमेरिकन मैसेज का भारत में बड़े लोग चौकन्ने हो जाते हैं। ठीक है, अब भारतीयों को समझना है कि ये तो असुर वाले लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं, हम इनके हर बात पे रिएक्ट नहीं कर सकते। तो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट भारत का अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा इसलिए है कि हमने बहुत सारी बातें बोली जो अमेरिकन को समझ में आने वाली नहीं है, गुड, हमारे ऑडियंस के लिए। लेकिन खराब इसलिए है कि ये बहुत ही क्रूड लोग हैं। मतलब इनको आपको बोलना पड़ेगा कि, उसको आपको इशारा नहीं देना है कि आप मूर्ख हो, आपको बोलना पड़ेगा यू आर ए स्टूपिड पर्सन। और वो स्टेटमेंट भारत की तरफ से कभी आता नहीं है, तो और तिलमिला जाते हैं। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये लेकिन इतिहास अब रहा है। सख्त जवाब तो आया ईरान के दूतावास से, जो मुंबई स्थित इनका महावाणिज्य दूतावास है। उसने कहा कि शायद इन लोगों ने कभी भारत की यात्रा नहीं की है। भारत की अगर खूबसूरती देखनी है, संपन्नता और वैभव देखना है, तो जरा एक बार भारत की यात्रा करें। ये लोग कहाँ भारत आएंगे? ये लोग तो शराब के दुत में और वाइट फाइल्स में फंसे हुए लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं। इनको तो भारत आना भी नहीं चाहिए। लेकिन इनके जितने भी जोकर हैं भारत आ चुके हैं, बिल गेट्स। और इनका अल्टीमेट षड्यंत्र ये है कि भारत में फूड शॉर्टेज प्रोड्यूस की जाए। ये एक्चुअल प्लान है कि फूड के ऊपर भारतीयों को कंट्रोल किया जाए, जैसे 1960s में होता था। ओके, वो सारा जो हरित रेवोल्यूशन हुआ वो यूरिया के बेसिस पे हुआ। और आपको मालूम है कि यूरिया इज ए केमिकल,
तो भारत को सबसे पहले यूरिया का ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव भारत में बनाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, भारत को बाउंड्रीज चेंज करने का समय है इस समय, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, ईरान के ऊपर कुछ नहीं कर पाए इतनी सेना जमावड़ा करने के बाद, तो भारत तो इनके लिए बियॉन्ड लीग हो गया। प्लस भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है जो प्रीटी एक्यूरेट है। इनको मालूम है अग्नि 5 नहीं है, वो अग्नि 10 है। ओके, क्योंकि वो इट कैन रीच एनी अमेरिकन सिटी। भारत बताता नहीं है, लेकिन सब है। और भारत के पास न्यूक्लियर मटेरियल भी बहुत ज्यादा है। इट्स नॉट अबाउट 172 डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास 1000 प्लस है या प्लस 1000 रहेगा। और ये मेरा स्पेकुलेशन है, इट्स नॉट ए पब्लिश डेटा, सो आई कैन बी डोंट कोई मिसकोट ना करे मुझे, ये मेरा स्पेकुलेशन है, इसलिए डिस्क्लेमर है ये। बट वी हैव एनफ टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स। अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको कंट्रोल कैसे करें। अब देखिए, एंग्लो सैक्सन की बीमारी क्या होती है, किसी भी तरह आपकी सरकार को कंट्रोल करो, किसी भी तरह, और उस सरकार के थ्रू आपकी जनता के विरुद्ध कोई डिसीजन लेकर आओ, और तब वो उस डिसएग्रीमेंट में आप अंदर घुसो और कॉन्ट्रैक्ट छीनो। बस कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित है और कुछ नहीं चाहिए, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को। और पूरी दुनिया जब नीचे जा रही है, भारत इज द ओनली ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। और डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी भारत में आके बोल चुके हैं कि भारत हैज टू बी ब्रॉट डाउन, बोल चुके हैं, कंट्रोलिंग इंडिया। तो हेल होल वाला जो स्टेटमेंट है, वो अमेरिकन व्हाइट एंग्लो सैक्सन को बताने के लिए, जिसको आप बोलते हैं वास्प भी बोलते हैं, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, ये उसको बताने के लिए है कि वो थर्ड क्लास। देखिए, ब्रिटिश राज में भी दिखाया गया था भारत को नीचे, ये लोग उसी के वंशज हैं और दिखा रहे हैं कि भारत इज ए वेरी लो क्लास सोसाइटी, वहां पे कोई जाता नहीं है। चीन भी लो क्लास सोसाइटी, रियलिटी कुछ और है। भारत के टोटल में इंफ्रास्ट्रक्चर का देखूं मैं डेटा, भारत इज इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन ए ईयर। तो गरीब देश कैसे हो गया? और अगले 20 साल में भारत पहचानने लायक नहीं होगा, और अमेरिका लगेगा 20 साल पुराना, 1980 वाला। अभी मोस्ट बिल्कुल अमेरिकन प्लेसेस में आप चले जाइए, यू विल फील कि रोड टूटी हुई है, पीने को पानी नहीं है। तो अमेरिका जा रहा है रोटी कपड़ा और मकान की फाइट में। ओके, उसी को अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको भारत छोड़ चुका है। अब भारत उसके ऊपर जा रहा है, बिल्कुल एस्पिरेशनल सिविलाइजेशनल स्टेट ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो ये अमेरिका की बेबसी है। अमेरिकन जो, जब ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। अभी देखिए, एक नया पैतरा किया है, आरएसएस को बुला के हडसन इंस्टीट्यूट में। अब उनके, वो सोच रहे हैं इनके थ्रू सरकार तक पहुंचना आसान है, जबकि बीजेपी और आरएस में बड़ा डिफरेंस है। कभी बिल्कुल कभी बीजेपी अपोज भी करता है, कभी कभी बीजेपी सपोर्ट भी करता है। तो बीजेपी विल ऑलवेज टेक ए स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द आरएसएस। तो वो पाथ में इनका इसीलिए बुलाया है पूरा हडसन इंस्टीट्यूट में जो पीआर चल रहा है, वो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस से हुआ है। वो क्योंकि हडसन इंस्टीट्यूट आपको मालूम ही है कि एजेंसीज चलाती हैं। सेम एजेंसी विच रन्स यूएससीआईआरएफ रन्स हडसन इंस्टीट्यूट आल्सो। आप सोच लीजिए। दो खबरें और आ रही हैं, इनको जरा समझाइए। एक खबर आ रही है कि अब नौसेना प्रमुख को भी बर्खास्त कर दिया है। नौसेना प्रमुख को किया है ना, और इससे पहले सेना अध्यक्ष को किया था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के शायद चीफ को भी उन्होंने शेक किया है। चल क्या रहा है, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ये रूटीन, जो भी ऐसा लगता है प्रेसिडेंट को कि वो डेटा सही नहीं दे रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए युद्ध को, उन सबको निकाला जा रहा है, उन सबको सॉफ्ट जनरल बोल के निकाला जा रहा है। ये अमेरिकन डिफेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली जनरल्स जो होते हैं वो रिस्क की बात करते हैं, वो डिसीजन नहीं लेते। एंड दीज आर वन ऑफ द हाईली क्वालिफाइड मिलिट्री जनरल्स। देखिए, जो ईरान में, अब देखिए रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, रिजीम चेंज कहाँ पे हो रहा है? वहां पे तो खमेनी को रिप्लेस करके खमेनी डाल दिया, तो रिजीम चेंज तो हुआ नहीं। यहाँ पे रिजीम चेंज हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज रन बाय द मिलिट्री कमांड सेंटर्स। वॉशिंगटन डीसी से नहीं रन होती। सेंटकॉम रन्स फॉर इंडिया,
Sergio Go reports to CENTCOM, the military runs the foreign policy of America. तो वो अगर मिलिट्री जनरल्स को निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि they did not perform to the level they expected. उनको बोला था हम 2 हफ्ते में कर देंगे, 3 हफ्ते में कर देंगे। अभी पीट हेगसेथ का भी नंबर आने वाला है, चिंता मत करिए। उनका भी नंबर आने वाला है, बिकॉज़ ट्रम्प जो है वैसे ही चॉप करेंगे उनको। एक दिन आएगा कि टुडे ही हैज़ रिजाइन्ड, ऐसा होगा। ही इज़ गोइंग बैक टू डिफेंस मीडिया एज़ अ करियर। डिफेंस मिनिस्टर को भी इसी तरह से भेजेंगे। 100% पीट हेगसेथ भी नाम है उनका, तो उनको भी निकालेंगे। ये दिखाता है कि अमेरिका की जो ये लोग जो फॉरेन पॉलिसी ये लोग बनाते हैं कि दैट मीन्स कि जो ईरान पे इंफॉर्मेशन दिया था वो सही नहीं बैठा। एयरफोर्स चीफ को निकाला क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि उसके मिग 29, मिग 30, सुखोई 30 वो सब फ्लाई कर रहे हैं। स्टार फाइटर वो सब फ्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली अभी तो पुराने हो गए हैं। F-14 जो थे उनके पास, वो भी 1-2 बचे हैं जो फ्लाई कर रहे हैं। सो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेवी में उनकी नेवी इंटैक्ट है। उनकी नेवी कोई शिप्स नहीं थी, उनकी नेवी मिसाइल बोट्स थी, वो भी इंटैक्ट है। और जिस पे बोल रहे थे यूरेनियम मिलेगा, कहीं पे यूरेनियम मिला नहीं इनको, क्योंकि सारा यूरेनियम कहाँ पे स्टोर है वो हम लोगों को मालूम है ना? नॉर्थ ईस्ट में स्टोर है, वहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं। प्लेन्स हैव टू लूज़ देयर हाइट टू गो देयर। तो इसलिए इसलिए निकाला, और दूसरा पॉलिटिकल पर्पसेस भी है, क्योंकि ट्रम्प बुरा नहीं दिखना चाहते हैं, मैनेजिंग द इमेज। तो द फर्स्ट ब्लेम इज टू गो टू द मिलिट्री गाइज, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन जब बुक्स लिखी जाएंगी 8-10 साल के बाद उनको पता लग जाएगा कि किस तरह उन्होंने न्यूक्लियर कोड्स बना किए थे ट्रम्प को। कांट गिव यू न्यूक्लियर कोड्स, क्योंकि अमेरिका में 3 लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर कंट्रोल है। एक प्रेसिडेंट के पास है, दूसरा चीफ्स के पास है, तीसरा सिविलियन कंट्रोल में है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सिविलियन को तो प्रेसिडेंट मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो मिलिट्री है उसको मैनेज नहीं कर सकते, बिकॉज ये इट्स अमेरिका हैज 7 कमांड्स, वन ऑफ देम इज अ स्ट्रेटेजिक कमांड, जिसमें स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती हैं। उसको उनके चीफ्स ने मना कर दिया कि वी कैन नॉट, तो इसलिए कल ही उन्होंने इमरजेंसी में 4,500 एक्सटेंडेड रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है फॉर द एयरफोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एम्यूनिशन नहीं है लड़ने के लिए। ये मेन प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में मैं इसी खबर पे आना चाह रहा था। 3 घंटे पहले अपडेट हुई है कि ईरान जंग में खर्च हो गई चीन के लिए रिजर्व मिसाइलें। अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब। हर दिन 90 अरब खर्च, हर दिन 90 अरब। ऑलरेडी जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के नीचे था अमेरिका, और अब संभवतः 41 ट्रिलियन डॉलर के नीचे आ चुका है। तो जो बात आप कह रहे थे, अमेरिका अब वापस युद्ध में नहीं उतरना चाहता है। नहीं उतरना चाहता, उसके वो कैन नॉट मैनेज। जितना इन्होंने टैरिफ पे शोर मचाया, अब तो टैरिफ में भारत को भी देना पड़ेगा $10 बिलियन कोर्ट की वजह से वापस देना पड़ेगा, और तो और प्लस ये एक्सपेंडिचर, तो मतलब वो हो गया ना, लूट गए। अभी नहीं कर सकते, वो एपेटाइट नहीं है। और जो वो देख रहे थे कि हम ईरान को इजीली ऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर उसका तेल बेच के हम और पैसा कमाएंगे, ये प्लान था, वेनेजुएला वाला प्लान था, वो पूरा चौपट हो गया। तो इसलिए अब वो किसी भी तरह फेस सेविंग तरह भागना चाहते हैं, इसको वापस कनेक्ट करिए पाकिस्तान से, जहां से भी उनको होप मिल रही है पीस की। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच कैन टॉक। तो ईरान और पाकिस्तान की मिली भगत चल रही है एक तरीके से देखा जाए तो, और दोनों मिलकर। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हेल्प नहीं कर रही होगी ईरान को? 100% हेल्प कर रही होगी। दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू चाइनीज सैटेलाइट्स। ईरान हैज एक्सेस टू चाइनीज सैटेलाइट्स। रशिया हैज एक्सेस टू दे हैव एक्सेस टू रशियन सैटेलाइट्स ऑल्सो, जबकि रशिया शेयर नहीं करेगा चाइना के साथ कुछ भी। सो द ओनली विनर इन दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इज रशिया एंड इंडिया, और उनको दिख रहा है,
और भारत तो चाहता है कि वहां पे लंबे समय तक रहो आप। भारत कुछ नहीं बोलेगा, मारो, डोंट वरी, हम अपना संभाल, हमारा तेल आने दो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और अभी ग्लोबल प्रेशर भी बन रहा है अमेरिका के ऊपर, दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर योर स्टूपिड गेम्स, इस तरह के गेम्स। तो ये भी प्रेशर रहेगा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ट्रम्प के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप दे रहे हैं कि ट्रम्प घबरा गए हैं और ईरान जो है वो और पाकिस्तान आपस में मिल गए हैं, जुगलबंदी करी है, क्योंकि इसीलिए संभवतः इस्लामाबाद के अनुरोध पर ईरान के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं वहां, वरना और क्या कारण हो सकते हैं? ये अंडर द टेबल डीलिंग है। मतलब वो बोल रहे हैं आप आइए, आप आइए, एटलीस्ट आ जाओ, हमारा फेस बचा लो, ये बात हो रही है। तो इफ ही रीचेस देयर जस्ट टू सेव द फेस ऑफ पाकिस्तान, तो मिली भगत हो गई ना। प्लस ईरान की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। करीब मैंने देखा था कि वो उन्होंने अमेरिका को ये मैसेज भिजवाया है, गिव अस $10 ट्रिलियन। तो उन्होंने डिमांड ऐसी रखी है दैट दे डोंट वांट पीस, लड़ो हमसे आके, लड़ो हमसे आके। और आपने देखा अरगची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हॉर्मुज स्ट्रेट में घूम रहे हैं खुली बोट में, इंस्पेक्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। और इतनी झूठ फैलाई जा रही है, जैसे नाबिलाफ करके हैं वहाँ के पार्लियामेंट के, वो रिजाइन कर दिया। नो, उन्होंने रिजाइन किया नेगोशिएशन से। उन्होंने ये बोला पाकिस्तान में जाके कोई फायदा नहीं है, ये उन्होंने बोला। तो दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन दोनों साइड से है। अभी ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान शुड गिव देम समथिंग सो यू कैन टेक टू द पीपल एंड क्लेम कि हमने हरा दिया। ईरान इज सेइंग वो हम आपको बोलने नहीं देंगे, आप जैसे बोलोगे हमने हरा दिया, हम आपके किसी शिप पे अटैक करेंगे। उन्होंने क्या किया, 2 शिप्स पे अटैक किया, दोनों इंडिया फ्लैग्ड कैरियर्स हैं, उस पर बोर्डिंग किया। जो अमेरिकन ने किया इन्होंने भी किया कि वो हम आपको करने नहीं देंगे, ऑफ रैम नहीं देंगे। तो अब ये अमेरिकन मीडिया जो कॉन्स्टेंटली बोल रहा है हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हमने बहुत बर्बाद कर दिया और हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स मींस आपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को हटा दिया, दैट इज नॉट ट्रू। विदिन 1 मंथ ईरान विल मे टेस्ट ए न्यूक्लियर डिवाइस, और जिस दिन उसने कर लिया, एंटायर मिडिल ईस्ट ऑपरेशन ऑफ यूएसए इज ओवर फॉर एवर। इसीलिए सऊदी अरेबिया और सब लोग, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो अमेरिकन ही देना पड़ेगा, तो इसीलिए सब लोग डेस्परेटली चाहते हैं कि वो ईरान डिक्लेयर ना करे। अब उस पर नेगोशिएशन चल रहा है। इट विल एंड अप हैपनिंग, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा पीस ट्रीटी, कि अमेरिका विल पे ईरान ए मनी, ईरान विल से वी आर फ्रेंड्स, देयर विल बी पीस ट्रीटी, हॉर्मुज स्ट्रेट पे परमानेंटली टोल नाका लग जाएगा फॉर अमेरिकन मिस्टेक्स। देखिए जहां भी एंग्लो सैक्सन इन्वॉल्व होगा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अभी अमेरिका व्हाइल दिस इज गोइंग ऑन, वो मलाक्का स्टेट पे एक्शन ले रहे हैं इंडोनेशिया के थ्रू। इंडोनेशिया बोलता है हम टोल लगाएंगे, उस पर तो भारत युद्ध कर देगा। दिट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो भारत को टोल लगाना चाहिए, इफ यू पास थ्रू इंडियन ओशन यू गिव अस मनी, ये करना चाहिए। नहीं नहीं, मलक्का पर तो भारत का ही अधिकार है। उस पर युद्ध हो जाएगा भारत के साथ, दे नो दैट। तो नाउ उस पर चाइना भी युद्ध करेगा भारत के साथ, बिलीव मी। भारत ने कभी भी उस चोक पॉइंट पे कुछ नहीं किया। इंडोनेशिया कैन नेवर। तो अगर अमेरिका आके इंडोनेशिया के थ्रू गड़बड़ी फैलाता है, पिटेगा इंडोनेशिया, और पीटेंगे भारत और चीन, और अमेरिका भाग जाएगा एज यूजुअल, यहां से ही भाग रहा है। लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सारे अरबी देशों के लिए कि नाउ ईरान इज चार्जिंग टोल फ्रॉम ए नेचुरल वाटरवे। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। थैंक यू।